लिम्फोमा के दो टाइप्स हमने पढ़े थे, हॉजकिन लिम्फोमा, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। अ लिम्फोमा विच इज कंटाजियसली स्प्रेड, कंटाजियस का मतलब यह है कि एक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड से दूसरे ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, इसको हॉजकिन लिम्फोमा कहते हैं। और वो लिम्फोमा जिसमें लिम्फ नोड से नॉन नोडल टिश्यू उसमें वाइटल आर्गन इन्वॉल्व हो जाए, उसको नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। हॉजकिन लिम्फोमा के 4 सब टाइप्स हमने पढ़े थे, नोडुलर स्क्लेरोसिस, लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट, लिम्फोसाइट डिप्लीटेड और मिक्स सेलुलरिटी। ठीक है, ये हमने 4 पढ़े थे। मोस्ट कॉमन हॉजकिन लिम्फोमा इज नोडुलर स्क्लेरोसिस। ठीक है, और द मेन डिफरेंस इन हॉजकिन एंड नॉन हॉजकिन इज कि बोन मेरो लिम्फ नोड बायोप्सी विल शो रीड स्टर्नबर्ग सेल। तो रीड स्टर्नबर्ग सेल हॉजकिन लिम्फोमा में होते हैं, बट इट इज नॉट सीन इन नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। बस ये मेन पॉइंट्स है। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा को हमने फिर डिवाइड किया 3 में, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ बी सेल। जो स्मॉल साइज बी सेल है उसमें 3 कैंसर्स है, इंटरमीडिएट साइज में 1 कैंसर है, और डिफ्यूज लार्ज साइज बी सेल लिम्फोमा भी 1 ही है। तो आज हम वो टाइप्स पढ़ेंगे। हमने उसकी वो स्केच भी बनाई थी कि जो फोलिकुलर पार्ट है, मेंटल पार्ट है और मार्जिनल पार्ट है। इसके अंदर स्मॉल साइज बी सेल्स होते हैं लिम्फ नोड के अंदर। तो आज आप लोग हेडिंग दे स्मॉल साइज बी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, यहाँ से पढ़ेंगे ना। तो स्मॉल साइज बी सेल लिम्फोमास, ये हॉजकिन है कि नॉन हॉजकिन? ये नॉन हॉजकिन है। स्मॉल बी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा NHL। तो स्मॉल साइज बी सेल से जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा आती है वो 3 टाइप्स की होती है, जिनमें से पहले टाइप का नाम है फोलिकुलर लिम्फोमा। ठीक है, तो फोलिकुलर लिम्फोमा, फोलिकुलर लिम्फोमा की डेफिनेशन लेके अ नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, अ नॉन हॉजकिन लिम्फोमा which is arises from the follicular part of lymph node. A non-Hodgkin lymphoma which arises from the follicular part of lymph node usually characterized by स्मॉल साइज बी सेल। ठीक है जी, तो इट इज अ नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो लिम्फ नोड की किस पार्ट से अराइज होगी? फोलिकुलर पार्ट। हमने लिम्फ नोड की इस तरह एक स्कीमेटिक डायग्राम ड्रा की थी। अगर हम लिम्फ नोड की क्रॉस सेक्शन ले, फॉर एग्जांपल ये क्या है? लिम्फ नोड है। लिम्फ नोड के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिम्फ नोड। सुन ले, लिम्फ नोड का जो बिल्कुल सेंटर पार्ट है, सेंटर, इसको फोलिकुलर पार्ट कहते हैं। इट इज कॉल्ड फोलिकुलर पार्ट। इस सेंटर के बाद जो एरिया है इसको मेंटल पार्ट कहते हैं, इसको मेंटल जोन कहते हैं। और आउटर टू दैट मेंटल जोन देयर इज मार्जिनल जोन, या इसको मार्जिनल पार्ट कहते हैं। ये 3 चीजें आप लोगों ने याद रखनी है टू अंडरस्टैंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। लिम्फ नोड का जो बिल्कुल मिडल वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड फोलिकुलर पार्ट, दैट इज कॉल्ड फोलिकुलर पार्ट। इसके बाहर जो एरिया है इसको मेंटल जोन या मेंटल पार्ट कहते हैं, मेंटल जोन। और इससे आउटर जो बाहर पार्ट है इसको हम मार्जिनल जोन या मार्जिनल पार्ट कहते हैं। ऐसा है ना? तो दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ लिम्फ नोड्स। इन तीनों पार्ट्स के अंदर जो बी सेल होते हैं, बी, दे ऑल आर स्मॉल साइज। यहाँ पे इस तरह छोटे छोटे बी सेल्स होते हैं, इसमें भी बी सेल होते हैं और इसमें भी बी सेल, लेकिन ये तीनों बी सेल कौन से साइज के हैं? स्मॉल साइज के हैं। अगर लिम्फोमा हो जाए, इस लिम्फ नोड से आने वाला कैंसर लिम्फोमा कहलाता है। तो ऐसा कैंसर जो लिम्फ नोड से हो और वो लिम्फ नोड के अंदर किस पार्ट से आ जाए? फोलिकुलर पार्ट, जिसमें कौन सी सेल बढ़ जाए? स्मॉल साइज बी सेल, उस लिम्फोमा का नाम फोलिकुलर लिम्फोमा होगा। फोलिकुलर इज द वर्ड coming from which part of lymph node? Follicular part of lymph node. It is seen in adults. It is usually seen in adult. Adult के अंदर कॉमन है। ठीक है,
ये टॉपिक 2 दिन पहले FCPS वालों को भी पढ़ाया था, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिससे आप लोगों को किसी भी जगह में जाए MCQs मिलते रहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम राइट ऑफ द बेसिक अप टू स्पेशलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है लिम्फोमास, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे लेके इसमें ट्रांसलोकेशन होता है क्रोमोसोम। सो इन दिस लिम्फोमा and there is फोलिकुलर लिम्फोमा के अंदर याद रखें कि इसमें जो ट्रांसलोकेशन है ये किस किस क्रोमोसोम के दरमियान होती है, 14 और 18। ट्रांसलोकेशन 14 एंड 18, ठीक है। तो ये MCQs है। जिस तरह CML में 922 था, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम याद है, 1517 AML में था जिसमें विटामिन A की डिफिशियंसी होती है। तो 1517 ट्रांसलोकेशन इज AML, 922 इज CML, 1418 इज फोलिकुलर लिम्फोमा। तो हर एक ट्रांसलोकेशन इंपॉर्टेंट है कि आखिर में हम एक टेबल बनाएंगे और वो टेबल को आप लोगों ने बार बार रिपीट करना होगा, ठीक है। देखें, मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूँ। जो 14 क्रोमोसोम है, दिस इज 14 क्रोमोसोम, इसके साथ जनाब दिस इज 18 क्रोमोसोम, ठीक है। 14 क्रोमोसोम पे जो नॉर्मल जीन्स होते हैं, दिस इज 18। इस 14 क्रोमोसोम पे एक जीन होता है विच इज कॉल्ड IG, इम्यूनोग्लोबुलिन जीन, IG। कौन सा जीन होता है? IG, इम्यूनोग्लोबुलिन। IG स्टैंड फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन। और इस 18 नंबर क्रोमोसोम पे एक जीन होता है दैट इज कॉल्ड BCL2 जीन, दैट इज कॉल्ड BCL2 जीन। ये क्वेश्चन याद रखें। सो नॉर्मली इन क्रोमोसोम 14 देयर इज अ जीन फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन, बट ऑन क्रोमोसोम 18 देयर इज अ जीन फॉर BCL2। BCL2 जीन के बारे में आप लोगों को बताता हूँ कि व्हाट इज मेंट बाय BCL2 एक्चुअली इज, ये BCL2 का मतलब क्या है। देखें, BCL2 इट इज कॉल्ड एंटी एपोप्टोटिक जीन। इसको हम क्या कहते हैं? एंटी एपोप्टोटिक जीन। ये एंटी एपोप्टोटिक जीन है। एंटी एपोप्टोटिक का मतलब ये है ये एपोप्टोसिस को प्रिवेंट करता है। एपोप्टोसिस इज अ सेल डेथ। ये किसको कहते हैं? सेल डेथ। अगर नॉर्मली बॉडी में सेल की डेथ हो जाए वो एपोप्टोसिस होता है, एबनॉर्मली हो जाए उसको नेक्रोसिस कहते हैं। एबनॉर्मल सेल डेथ इज कॉल्ड नेक्रोसिस, नॉर्मल सेल डेथ इज कॉल्ड एपोप्टोसिस। क्लियर है? हम कहते हैं आरबीसी की जो लाइफ स्पेन है वो 120 डेज है। 120 दिन आरबीसी की क्या है? लाइफ स्पेन। अगर आरबीसी 120 दिन से पहले खत्म हो जाती है वो नेक्रोसिस है, जो ट्रोमा की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से। अगर प्रोग्राम डेथ होता है, नॉर्मल डेथ 120 दिन के बाद, उसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं। तो ये जो BCL2 जीन है ये नॉर्मली सेल की किसको प्रिवेंट करता है? एपोप्टोसिस। अगर ये जीन खराब हो जाए तो एपोप्टोसिस नहीं होगी ना, एंटी एपोप्टोटिक। इसका मतलब कि एपोप्टोसिस को प्रिवेंट करता है। तो इस जीन का अगर फंक्शन बढ़ जाए, ये ओवर एक्सप्रेस हो जाए, तो फिर एपोप्टोसिस होगी? नहीं होगी। तो फिर सेल सर्वाइवल ज़्यादा होगा कि सेल डेथ ज़्यादा होगा? सेल सर्वाइवल ज़्यादा होगा। जितना सेल ज़्यादा स्टे करेगा बॉडी में, उसके अंदर कैंसर चेंजेस आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और कैंसर में हर एक सेल की नंबर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि इस पेशेंट के अंदर फोलिकुलर लिम्फोमा के अंदर जो BCL2 जीन है ये 18 क्रोमोसोम पे हम सब में होता है और हम सब में 14 पे क्या है? IG। इन लोगों में ट्रांसलोकेशन 14 क्रोमोसोम से किधर होती है? 18। इसका मतलब कि वो जीन जो 14 पे था IG, वो किसके साथ आकर मिल जाता है? BCL2। और when IG जीन फ्रॉम 14 कम इनटू दी 18, इट विल ओवर स्टिमुलेट BCL2। ये किसको स्टिमुलेट करेगा? BCL2। और जब BCL2 ज़्यादा स्टिमुलेट होगा तो ये एपोप्टोसिस को प्रिवेंट करेगा। जब एपोप्टोसिस नहीं होगा तो सेल ग्रोथ क्या होगा? ज़्यादा। और जितना बॉडी में सेल ग्रोथ ज़्यादा होगा उसमें कैंसरस चेंजेस के चांसेस ज़्यादा होंगे। देयरफॉर BCL2 ओवर एक्सप्रेशन कैन कॉज कैंसर विच इज नोन एज फोलिकुलर लिम्फोमा। और BCL2 लिम्फ नोड के अंदर उस सेल को ज़्यादा कैंसर करा सकते हैं जो किस पार्ट में है? फोलिकुलर पार्ट में है। तो यहाँ पे लेके हियर इज कंसेप्ट समझ गए कि नहीं? हियर इज ओवर एक्सप्रेशन ऑफ BCL2 जीन।
BCL2 जीन, ये पॉइंट याद रखें। तो BCL2 इज एंटी एपोप्टोटिक, अगर इसकी एक्सप्रेशन बढ़ जाए तो ये सेल को एपोप्टोसिस से प्रिवेंट करेगा एंड द पर्सन विल डेवलप फोलिकुलर लिम्फोमा। सो फोलिकुलर लिम्फोमा के लिए जो मेन पॉइंट्स है वो यही आप लोगों को याद रखने चाहिए। इसमें जो लोग आते हैं क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर नंबर 1 वेट लॉस, नंबर 2 मलेज, मलेज मीन द पर्सन विल टेल दैट द पर्सन इज फीलिंग नॉट वेल, मतलब वो कहेगा कि उसकी जो एनर्जी है या जो वर्कआउट है वो बहुत ज़्यादा कम है। फीलिंग नॉट वेल इज कॉल्ड मलेज, इट इज़ अ नॉन स्पेसिफिक फीचर। नाइट स्वेट्स, स्वेटिंग ड्यूरिंग द नाइट, और लिम्फ एडिनोपैथी, लिम्फ एडिनोपैथी मीन इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट लिम्फ नोड्स। मैंने आप लोगों को बताया था वेन एवर देयर इज कैंसर फ्रॉम लिम्फ नोड द लिम्फ नोड बिकम स्वलन, वो पाल्पेबल हो जाते हैं, लेकिन जब हम टच करते हैं इट विल बी पेनलेस, क्योंकि पेनफुल लिम्फ नोड इज एक्यूट इन्फेक्शन, पेनलेस लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट आइदर ट्यूबरकुलोसिस और लिम्फोमा। ठीक है, तो इसके अंदर पेनलेस लिम्फ एडिनोपैथी, तो ये सारे नॉन स्पेसिफिक फीचर है। लिम्फोमा के जितने भी पेशेंट्स आते हैं वो नॉन स्पेसिफिक फीचर के साथ आते हैं। जब हम फिर लिम्फ नोड से क्या लेते हैं, बायोप्सी, तो बायोप्सी में अगर हमें स्मॉल साइज बी सेल ज़्यादा मिल जाए और वो किस पार्ट में मिल जाए, फोलिकुलर पार्ट, तो हम कहेंगे द पेशेंट इज फोलिकुलर लिम्फोमा पेशेंट। इसकी अगर हम क्रोमोसोमल एनालिसिस करें सो देयर विल बी अ ट्रांसलोकेशन बिटवीन 14 एंड 18। तो पेशेंट आएगा नॉन स्पेसिफिक फीचर के साथ, इन्वेस्टिगेशन करके हम पेशेंट को क्या करेंगे, डायग्नोस करेंगे। दिस व्हाट ऑल यू पीपल शुड नो फॉर फोलिकुलर लिम्फोमा। इसके बाद लिखे अगर स्मॉल साइज बी सेल का कैंसर किस पार्ट से निकले, मेंटल जोन, इसको मेंटल जोन लिम्फोमा या मेंटल सेल लिम्फोमा कहते हैं। तो सेकंड लिखे मेंटल जोन या मेंटल सेल लिम्फोमा। आप लोगों से एग्जामिनर सिर्फ ये ट्रांसलोकेशन ज्यादा पूछते हैं, ट्रांसलोकेशन और जीन, विच ट्रांसलोकेशन अकर इन फोलिकुलर लिम्फोमा 14-18, which gene play a role in the pathogenesis of follicular lymphoma, BCL2, that's it। ठीक है, BCL2 क्यों, BCL2 नॉर्मली सेल की एपोप्टोसिस को रोकता है, तो अगर इसकी एक्सप्रेशन क्या हो जाए, बढ़ जाए, ओवर एक्सप्रेशन मीन कि इसका काम बढ़ जाए, तो ये ज्यादा एपोप्टोसिस को रोकेगा, तो ये सेल की जो सर्वाइवल है वो क्या करेगा, बढ़ाएगा, और जितना सेल ज्यादा देर तक स्टे करेगा बॉडी में उसके अंदर कैंसरस चेंजेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट देखे, नेक्स्ट आप लोगों ने ये लिखना है कि ये प्रोटो ऑन्कोजीन कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन इज अ जीन विच कैन काज ऑन्कोमीन कैंसर, ऐसा जीन जिसकी ओवर एक्सप्रेशन से किसके चांस होते हैं, कैंसर, इसका प्रोटो ऑन्कोजीन। BCL2 इज अ प्रोटो ऑन्कोजीन। अगर BCL2 ज्यादा एक्सप्रेस हो जाए तो ये कैंसर करा सकता है ना, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन कहते हैं। इसमें लिखे इसकी डेफिनेशन सेम है, उस डेफिनेशन के साथ मैच करें। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा अराइजेस फ्रॉम मेंटल पार्ट, ये कहाँ से आता है, मेंटल पार्ट ऑफ व्हाट, लिम्फ नोड, लिम्फ नोड, हाँ जी, कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल साइज बी सेल। बस आप लोगों ने फोलिकुलर पार्ट की वजह क्या लिखना है, मेंटल पार्ट लिखना है, सेम कंसेप्ट है। इट इज आल्सो सीन इन एडल्ट, इट इज यूजुअली सीन इन एडल्ट, ये भी एडल्ट में होती है। ठीक है, लेकिन इसमें जो ट्रांसलोकेशन है वो डिफरेंट है, ये एमसीक्यूज है, ट्रांसलोकेशन सबके बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल सेल या मेंटल जोन लिम्फोमा के अंदर जो ट्रांसलोकेशन है दैट इज 11-14, किस क्रोमोसोम के दरमियान, 11-14। इसमें जो ट्रांसलोकेशन है दैट इज बिटवीन 11 क्रोमोसोम एंड 14 क्रोमोसोम। क्लियर है, सो ट्रांसलोकेशन फॉर मेंटल सेल लिम्फोमा दैट इज 11 एंड 14। फिर इसकी कंसेप्ट को देखते हैं। देखें, नॉर्मली दिस इज क्रोमोसोम 11 एंड दिस इज क्रोमोसोम 14, ये क्रोमोसोम 14 है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि क्रोमोसोम 14 के ऊपर नॉर्मल कौन सा जीन पड़ा होता है, IG इम्यूनोग्लोबुलिन। इस 11 क्रोमोसोम पे एक जीन होता है विच विल
प्रोड्यूस अ प्रोटीन नोन एज साइक्लिन प्रोटीन। इसका नाम क्या है? साइक्लिन। साइक्लिन इज अ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 11। साइक्लिन जीन कहाँ पे होता है? 11। IG कहाँ पे होता है? 14। अब इधर देख, साइक्लिन की नॉर्मल फंक्शन लेके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइक्लिन, कि ये बॉडी के अंदर करता क्या है? ठीक है, इट प्रोमोट सेल ग्रोथ, ये सेल ग्रोथ को बढ़ाता है, सेल मल्टीप्लिकेशन को बढ़ाता है, या इसके लेके इट अलो द सेल टू एंटर मोर स्पेसिफिकली फ्रॉम G1 टू G1 फेज टू S फेज। जिन लोगों ने मुझसे बायोकेमिस्ट्री में सेल साइकिल टॉपिक पढ़ा है, सेल साइकिल हमने पढ़ा था कि नहीं? सेल साइकिल में अगर आप लोग रिकॉल करें, G1 फेज के बाद S फेज था, इसके बाद G2, फिर M फेज था, M फेज के बाद कुछ सेल G0 में जाते थे और वो फिर G1 में, ऐसा था कि नहीं? ये हमने सेल साइकिल पढ़ा है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। अब सुन ले, हाँ सुन ले, जो नए बंदे हैं, G1 इज कॉल्ड गैप 1 फेज। इसको क्या कहते हैं? गैप 1। इसमें अगर सेल पड़ा है ना, सेल इधर, ये सेल है, ये इस फेज के अंदर प्रिपरेशन करता है। सेल प्रिपेयर इटसेल्फ इन G1 टू एंटर इनटू द S फेज। और इस फेज के अंदर जो सेल के अंदर DNA है वो एक से कितने में डिवाइड हो जाएगी? 2 में। तो DNA की जो रिप्लिकेशन है, DNA मल्टीप्लिकेशन है, वो किस फेज में होगी? S फेज। और वंस DNA मल्टीप्लाई एंड इट रिप्लिकेट, तो उससे सेल मल्टीप्लिकेशन की चांसेस तो ज़्यादा होती है। लेकिन इस G1 से जब तक सेल S में ना आ जाए तो सेल मल्टीप्लिकेशन नहीं होती। लेकिन अगर सेल G1 से किस में एंटर करना चाहे? S, तो यहाँ पे एक प्रोटीन होता है, वो उसको चेक करता है। मैंने आप लोगों को बताया था, बॉर्डर है, चेक करता है कि यार ये सेल जो G1 से जा रहे, आया वो काबिल है कि इसमें जाए कि नहीं। अगर उसने सारी प्रिपरेशन की हो ताकि वो DNA रिप्लिकेशन के लिए क्या हो? इनफ, तो ये साइक्लिन इसको अलाउ करेगा ताकि वो किधर जाए? S फेज। और एक सेल से आखिर में कितने बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे। सो विच इज द प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल टू अलाउ द सेल फ्रॉम G1 टू S फेज? साइक्लिन। तो साइक्लिन का मतलब ये है कि जितना ये सेल को अलाउ करेगा उतना सेल मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होगा। अब क्वेश्चन ये है, इट अलाउ द सेल टू एंटर फ्रॉम G1 टू S फेज टू इंक्रीज सेल मल्टीप्लिकेशन। अब क्वेश्चन ये है कि ये नॉर्मल काम तब करेगा जब ये किस क्रोमोसोम पे हो? 11। अगर इसकी ट्रांसलोकेशन किस पे हो जाए? 14। तो 14 के ऊपर अगर कौन सा आ जाए? शाबाश, व्हाट इज दिस? 11 का साइक्लिन। तो फिर इससे साइक्लिन जीन से जो ये प्रोटीन बनेगा बॉडी में, ये नॉर्मल होगा कि एबनॉर्मल? ये ओवर एक्सप्रेस होगा। क्या होगा? ओवर एक्सप्रेस का मतलब कि काम ज्यादा करेगा, म्यूटेशन होगा ना, और ओवर एक्सप्रेशन में इसका काम बढ़ जाएगा। तो फिर ये नहीं देखेगा कि ये सेल मैच्योर है कि इमेच्योर, सबको अलाउ करेगा कि नहीं। जब ये सबको अलाउ करेगा तो सेल मल्टीप्लिकेशन ज्यादा, और एक वक्त आएगा कि सेल मल्टीप्लिकेशन कंट्रोल होगा कि अनकंट्रोल। अनकंट्रोल मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज कैंसर, और वो कैंसर जो साइक्लिन की म्यूटेशन से होती है उसको मेंटल सेल लिम्फोमा कहते हैं। क्लियर है? तो ये पॉइंट याद रखे, साइक्लिन अलाउ द सेल टू मल्टीप्लाई मोर इफ इट इज ओवर एक्सप्रेस, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाए तो वो ज्यादा सेल को अलाउ करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि ये सेल मेच्योर है कि इमेच्योर, सबको कहेगा कि तुम इस फेज में जाते रहो। तो कुछ सेल नॉर्मल मल्टीप्लाई होंगे तो कुछ सेल एबनॉर्मल भी मल्टीप्लाई, और अनरेगुलेटेड अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल इज कॉल्ड कैंसर। लेकिन साइक्लिन स्मॉल साइज उस बी सेल को ज्यादा अलाउ करेगा जो किस पार्ट में होता है? मेंटल जोन में। इसलिए साइक्लिन ओवर एक्सप्रेशन की वजह से कौन सा लिम्फोमा होता है? मेंटल सेल लिम्फोमा होता है। जी ओके, रिसेसिव जीन ऐसे नहीं होते, ठीक है ना, बिकॉज देयर आर अ जीन, जीन अपना एक फॉर एग्जाम्पल दुनिया है, ठीक है ना। कुछ जीन होते हैं वो कैंसर को प्रोवोक करते हैं, चाहते हैं कि हम कैंसर लाए। कुछ जीन्स ऐसे होते हैं रिसेसिव का, इसका मतलब यह है कि दे सप्रेस दोज जीन दैट इज कॉल्ड ट्यूमर सप्रेसर जीन, वो एंटी ऑन्कोजीन्स होते हैं। जिस तरह थ्रोम्बोटिक, प्री थ्रोम्बोटिक, एंटी कोआगुलेंट होते हैं, इस तरह बैलेंस के लिए कुछ प्रोटो ऑन्कोजीन तो कुछ क्या होते हैं? एंटी ऑन्कोजीन। कुछ चाहते हैं कि हम कैंसर लाए, कुछ चाहते हैं कि हम कैंसर को प्रिवेंट करें। लेकिन जो रिसेसिव जीन है वो उसकी एक्सप्रेशन पे वो और मजीद दब जाते हैं, उसकी एक्टिविटी उभर के आती है और वो जीन हाइड हो जाते हैं। इसका मतलब जो बैलेंस है, एक चाहता है कि मैं कैंसर कराऊं, एक चाहता है कि मैं कैंसर प्रिवेंट करूं।
अगर कैंसर कराने वाले की काम मजीद बढ़ जाए तो कैंसर प्रिवेंट करने के जो काम है वो कम हो जाएगा, तो खुद बहुत बॉडी में कैंसर आ जाएगा। तो बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। रिसेसिव जीन्स आर देयर, एंटी कैंसर जीन्स आर देयर, बट देयर एक्टिविटी हाइड, वो हाइड हो जाती है, जो प्रोटॉन को जीन है उसकी एक्टिविटी ओवर एक्सप्रेस हो जाती है। क्लियर है? सो विच ट्रांसलोकेशन इज सीन इन मेंटल सेल लिम्फोमा? 11, 14। विच जीन प्ले अ रोल? साइक्लिन। ये एमसीक्यूज आता है, ठीक है ना। तो साइक्लिन जीन इसके अंदर मेन रोल प्ले करता है, और इट इज़ अ वेरी एग्रेसिव कैंसर। एग्रेसिव कैंसर है मेंटल सेल लिम्फोमा, इट इज़ वेरी एग्रेसिव। एग्रेसिव से मुराद ये है कि अगर ये हो जाए तो उसमें मेटास्टेसिस की चांसेस तो ज़्यादा होती है, एक जगह से दूसरी जगहों में ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है। एग्रेसिव कैंसर मीन डेंजरस कैंसर विच कैन मेटास्टेटाइज वेरी क्विकली, जो अदर जगहों पे ज़्यादा जा सकता है। और नीचे लिखे इट इज़ डायग्नोज लेट इन द स्टेज, ये लेट स्टेज में डायग्नोज होता है। जो मेंटल सेल लिम्फोमा है, अगर ये डायग्नोज लेट स्टेज में होगा और एग्रेसिव भी है तो उसमें प्रोग्नोसिस क्या होगी? पुअर। तो नीचे लिखे इट हैज़ अ बैड और पुअर प्रोग्नोसिस। तो इट इज़ डायग्नोज लेट इन द स्टेज, एक तो लेट डायग्नोज होता है, दूसरा एग्रेसिव है, उन दोनों की वजह से इट विल हैव अ वेरी वेरी पुअर प्रोग्नोसिस, ठीक है जी। सो दैट वाज मेंटल सेल लिम्फोमा। नेक्स्ट लिखे द लास्ट वन इज मार्जिनल जोन लिम्फोमा। स्मॉल साइज बी सेल में मार्जिनल जोन लिम्फोमा, मार्जिनल जोन लिम्फोमा। मार्जिनल जोन लिम्फोमा की डेफिनेशन वही है, ठीक है, कि इट इज अ टाइप ऑफ नॉन हॉजकिन लिम्फोमा अराइजेस फ्रॉम द मार्जिनल जोन ऑफ लिम्फ नोड कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल साइज बी सेल, ठीक है। सो डेफिनेशन सेम वही है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा अराइजेस फ्रॉम सेम नॉन स्पेस, ये सब के साथ है, लेकिन लिम्फ नोड बायोप्सी के बाद पता चलता है कि ये फोलिकुलर है, मेंटल है कि क्या है, ठीक है। लेकिन ऑल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा प्रेजेंटेड विद द सेम फीचर्स। जब तक हम लिम्फ नोड बायोप्सी ना करें तब तक हम डायग्नोज नहीं कर सकते। तो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा अराइजेस फ्रॉम विच पार्ट? मार्जिनल पार्ट, मार्जिनल पार्ट एंड marginal part and leading to increase small size B cell। इस लिम्फोमा में एक पॉइंट याद रखना है कि दिस लिम्फोमा मार्जिनल जोन लिम्फोमा ये यूजुअली मेल को अफेक्ट करता है, बट इट इज समटाइम्स सीन इन फीमेल आल्सो, लेकिन एक मेल्स आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल। जो मार्जिनल जोन लिम्फोमा है इसमें मेल ज़्यादा अफेक्ट होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल, तो लेकिन मेल्स आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल। इसकी ट्रांसलोकेशन लेके 11, 18, मतलब इसमें जो एबनॉर्मल ट्रांसलोकेशन होती है वो 11 क्रोमोसोम और 18, लेकिन रिसर्च वालों ने अभी तक इसका एग्जैक्ट पता नहीं लगाया है कि कौन सा जीन है, लेकिन ये पता चला है कि क्रोमोसोम का जो इशू है वो 11 और 18 के दरमियान है। फोलिकुलर सेल लिम्फोमा में 14, 18 है, 14, 18, उसमें कौन सा जीन था? BCL2। जो मेंटल सेल लिम्फोमा है इसमें 11, 14 है, उसमें साइक्लिन का इशू है, इसमें 11, 18 है, लेकिन जीन का पता नहीं है। इसका मतलब ट्रांसलोकेशन इस पर स्टिल रिसर्च हो रही है कि विच जीन इन दिस क्रोमोसोम ट्रांसफर एंड दैट विल लीड टू मार्जिनल जोन लिम्फोमा। लेकिन एक पॉइंट याद रखें, इट इज हाईली इट इज एसोसिएटेड विद, ये भी एमसीक्यूज है, एसोसिएटेड विद गैस्ट्रिक अल्सर्स एंड ऑटो इम्यून डिजीजेस, ऑटो इम्यून डिजीजेस। ऑटो इम्यून डिजीज का तो आप लोगों को कंसेप्ट मैंने बताया है कि दोज डिजीजेज वेयर ओन इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस एंटीबॉडी एंड दैट कैन डैमेज द नॉर्मल टिश्यू, इसको हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। इसका मतलब अगर एक पेशेंट है उसमें ऑटो इम्यून डिजीज है, उसमें इम्यून सिस्टम ने कोई एबनॉर्मल क्या प्रोड्यूस किया है? एंटीबॉडी। अगर उस पेशेंट में हमें कोई हॉजकिन नॉन हॉजकिन लिम्फोमा सोचना पड़े, वो क्या है? मार्जिनल जोन लिम्फोमा। कहते हैं कि ये देखा गया है कि जिस बंदे को ऑटो इम्यून डिजीज हो या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो
उसके अंदर मार्जिनल जोन लिम्फोमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन द बैक्टीरिया विच कैन काज गैस्ट्रिक अल्सर इज कॉल्ड एच पाइलोरी। इसको हम क्या कहते हैं? एच पाइलोरी। ये नाम सुना होगा आप लोगों ने। सो एच पाइलोरी इन्फेक्शन कैन काज गैस्ट्रिक अल्सर्स। ये क्या कराते हैं? गैस्ट्रिक अल्सर्स। हमारा नेक्स्ट सिस्टम इंशाल्लाह जीआईटी है, उसके अंदर अल्सर्स के टाइप्स पढ़ेंगे। अल्सर्स को हम ट्रीट कैसे करते हैं वो सारी ट्रीटमेंट हम पढ़ेंगे। देर आर टू टाइप्स ऑफ अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडिनल अल्सर। ड्यूडिनम और स्टमक के अंदर अल्सर को हम पेप्टिक अल्सर भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन इतना सिर्फ याद रखें, अगर फॉर एग्जांपल दिस इज स्टमक, ये अगर स्टमक है देखें, तो स्टमक की जो इनर साइड है, दिस इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड गैस्ट्रिक म्यूकोजा। इसको क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक। स्टमक के बाद ड्यूडिनम स्टार्ट होता है, तो ड्यूडिनम का भी अपना क्या है? म्यूकोजा है। दिस इज सी शेप पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड ड्यूडिनम। तो ये भी हमारे पास क्या है? ड्यूडिनल म्यूकोजा। ये स्टमक के अंदर म्यूकोजा है। इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड गैस्ट्रिक म्यूकोजा। एंडोस्कोपी का नाम सुना है? जब हम एंडोस्कोपी करते हैं, ये जो कैमरे के जरिए हम पेशेंट को अंदर से पूरा चेक करते हैं कि इसकी जीआईटी लाइनिंग कैसी है, तो ये म्यूकोजा हमें इस तरह कंटिन्यूस मिलना चाहिए। अगर इस म्यूकोजा के अंदर कहीं पे डिसरप्शन आ जाए, ये डिसकंटिन्यू हो, डिसकंटिन्यूटी इन द म्यूकोजा इज कॉल्ड अल्सर। इसको क्या कहते हैं? अल्सर, जिसको आम वर्ड में लोग जहम कहते हैं कि भाई इसकी जो स्टमक है उसमें जहम है। जहम का मतलब कि जो म्यूकोजा है अब वो खराब हुआ है। अगर म्यूकोजा खराब हुआ है कहाँ पे? स्टमक में, वो गैस्ट्रिक अल्सर है। अगर वो खराब हुआ है कहाँ पे? ड्यूडिनम में, वो ड्यूडिनल अल्सर है। और अगर दोनों जगहों पे खराब है उसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टिक अल्सर। तो जब अगर ये बंदा है उसका अल्सर है, ये जब फिर फूड खाएगा, फूड तो खुराक जब आएगा, तो खुराक आने की वजह से स्टमक स्ट्रेच होगा कि नहीं? तो जो ही स्टमक स्ट्रेच होगा तो यहाँ पे नर्व होंगे कि नहीं? तो उस नर्व की वजह से उसको क्या होता है? स्टमक पेन होता है। सो वेन एवर द पर्सन फूड ईट, when the person eat the food, it will lead to stretching of the stomach and it will create pain in the epigastric area. Therefore stomach ulcer can cause pain while eating the food. और यहाँ पे HCl गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन भी खराब हो जाती है, तो इन लोगों को ये गर्ड्स वगैरह, कट्टे पानी के डकार आना, हार्ट बर्न वगैरह, ये सारी चीज़ें बन जाती है। लेकिन ये सारे एक एक मैं एक्सप्लेन करूँगा जब हम जीआईटी पढ़ेंगे, क्लियर है। लेकिन वो लिम्फोमा जिसके साथ स्टमक की प्रॉब्लम ज़्यादा एसोसिएट होती है वो मार्जिनल जोन लिम्फोमा है, क्लियर है। सो दिस व्हाट वी शुड नो फ्रॉम दी स्मॉल साइज बी टाइप लिम्फोमा। इसके बाद देखिए इंटरमीडिएट साइज लिम्फोमा। इंटरमीडिएट साइज बी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, अब ये पढ़ेंगे। अब यहाँ पे इसमें जो फर्स्ट केस आता है, इससे तो एक ही केस आता है, दैट इज कॉल्ड बर्किट लिम्फोमा। वेरी गुड। सो बर्किट लिम्फोमा इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बर्किट लिम्फोमा ऑल द टाइम शोन अपॉन एग्जाम, क्योंकि इसकी जो अकोरेंस है वो सब लिम्फोमा से ज़्यादा है एक्सेप्ट लार्ज साइज बी सेल लिम्फोमा। सबसे ज़्यादा लार्ज साइज बी सेल लिम्फोमा है, उसके बाद क्या है? बर्किट लिम्फोमा। तो इंटरमीडिएट साइज बी सेल से जो कैंसर आता है उसका नाम क्या है? बर्किट लिम्फोमा। इसके इम्पोर्टेंट फीचर लेके इम्पोर्टेंट बर्किट लिम्फोमा की। बर्किट लिम्फोमा में जो इम्पोर्टेंट फीचर है, इट इज अराइजेस फ्रॉम इंटरमीडिएट साइज बी सेल। ये किस साइज से आती है? इंटरमीडिएट साइज बी सेल। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लेके बर्किट लिम्फोमा के लिए कि बर्किट लिम्फोमा इट इज यूजुअली अफेक्ट यंग एंड एडोलेसेंट एजेस। एडोलेसेंट एजेस मतलब अराउंड द एज ऑफ 15 to 20। यंग लोगों में एडोलेसेंट एजेस के अंदर द सिविरिटी ऑफ बर्किट लिम्फोमा इज वेरी हाई। इंसिडेंस रेट, इसका जो इंसिडेंस है, अकोरेंस रेट है, वो किन लोगों में ज़्यादा है? यंग में या एडोलेसेंट एजेस के अंदर। नेक्स्ट इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये याद रखना है, इसके दो टाइप्स है। इट हैज़ टू टाइप्स, ठीक है। एक को हम कहते हैं अफ्रीकन टाइप।
अफ्रीकन टाइप, मतलब अफ्रीकन लोगों के अंदर बर्केट लिम्फोमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और एक को हम कहते हैं स्पोरेडिक टाइप। स्पोरेडिक टाइप को कुछ लोग एशियन टाइप भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों में ज़्यादा होता है। अगर बर्केट लिम्फोमा अफ्रीकन लोगों में हो जाए, ठीक है, अफ्रीकन लोगों के अंदर, तो बर्केट लिम्फोमा हजकिन है कि नॉन हजकिन? नॉन हजकिन। ये स्टार्ट लिम्फ नोड से होगा, लेकिन इसने एक्स्ट्रा नोडल टिश्यू भी इन्वॉल्व करना है, तो इसमें जा इन्वॉल्व होता है। जा नोड है कि एक्स्ट्रा नोड है? एक्स्ट्रा नोड। द मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा नोडल टिश्यू टू बी इन्वॉल्व इन बर्केट लिम्फोमा इफ इट इज अफ्रीकन टाइम, दैट इज जा इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पर इस बुक में तो इन लोगों ने, एक मिनट तो लेके आप लोग लेके, द मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा नोडल टिश्यू इन्वॉल्व, हाँ जी इन लोगों ने दिया है। आप लोगों को थोड़ा सा बता रहे लगो, देखे इस पिक्चर में अगर आप लोग इसको देखे तो ये जा इन्वॉल्व है कि नहीं? ये जो बच्चा दिया है ये अफ्रीकन टाइप है कि एशियन टाइप है? अफ्रीकन टाइप है। और इसमें ये लीजन देख रहे हो कि नहीं? और इसमें क्या इन्वॉल्व है? जा। तो इसका मतलब ये है कि इसका इशू तो लिम्फ नोड से स्टार्ट है, लेकिन अफ्रीकन टाइप की जीन ऐसी है कि जिसमें बर्केट लिम्फोमा होता है। मोस्ट कॉमन एरिया टू बी टारगेट इज जा इन्वॉल्वमेंट। तो एमसीक्यूज है, एग्जाम में आएगा कि a 10-year-old child is brought by their parents with the history of lymph node involvement which is increasing day by day with the size. On palpation there is no pain in the lymph node, but now the same children also got some lesion in the jaw, और इसकी हिस्ट्री होगी कि अफ्रीकन लोग है। तो आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सा लिम्फोमा है, अफ्रीकन टाइप ऑफ बर्केट लिम्फोमा। यहाँ पे इसके जो मेन पॉइंट है ये लेके कि द मोस्ट कॉमन, जी नो उसमें नहीं है, ठीक है, वो नहीं है। द मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा नोडल वो ज़्यादातर लिम्फ नोड तक ही लिमिटेड होते हैं, और अगर होंगे भी तो बहुत लेट केसेस में होते हैं, तब तक हम पेशेंट को डायग्नोस कर चुके होते हैं। द मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा नोडल टिश्यू इन्वॉल्वमेंट इज जा। पॉइंट याद रहेगी कि नहीं? ये अफ्रीकन टाइप है। अगर एशियन लोगों में, हम जैसे लोगों में, एशियन पॉपुलेशन में अगर क्या होगा बर्केट लिम्फोमा, so it can quickly spread into the abdomen. The most common extranodal tissue involvement is abdomen. जो पेट एरिया है ना, सारा वेसल ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसमें लिखे abdomen is the most common site to be involved. The most common site to be involved. ओके जी, आज तक जितने एग्जाम्स हुए हैं मैंने इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं देखा है कि जा इन्वॉल्वमेंट ये, लेकिन बच्चे में नॉन हॉजकिन लिम्फोमा विद जा इन्वॉल्वमेंट, ये आप लोगों को क्लू दे रहा है कि इट इज अ टाइप ऑफ बर्केट लिम्फोमा, ठीक है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है कि बर्केट लिम्फोमा की ट्रांसलोकेशन है, किसके अंदर जो क्रोमोसोम की ट्रांसलोकेशन है वो किसके दरमियान होगी? 8-14, क्रोमोसोम 8 और किसके दरमियान? 14 के दरमियान। तो इन बर्केट लिम्फोमा देयर इज अ ट्रांसलोकेशन अकर फ्रॉम 8 to 14 क्रोमोसोम। अब सुन ले, इस 8 क्रोमोसोम पर एक जीन होता है, द जीन इज कॉल्ड CMYC। उस जीन का नाम है CMYC, दैट इज कॉल्ड CMYC। CMYC इज द नेम ऑफ द जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 8। और इसी तरह आप लोग वही कांस्टेंट IG जीन प्रेजेंट ऑन द 14। तो देखिए सब के लिए कॉमन है 14। अभी तक जितने लिम्फोमास पड़े हैं उसमें 14 आ रहे कि नहीं? ये कॉमन है। क्वेश्चन ये है, अगर इधर दिस CMYC मेनली रेगुलेट द प्रोडक्शन रेट ऑफ इंटरमीडिएट साइज बी सेल। अगर फॉर एग्जांपल ये CMYC जीन ट्रांसफर हो जाए किस क्रोमोसोम पे? 14 पे, और वो किसके साथ मिल जाए? IG जीन। तो ये CMYC नॉर्मल होगा कि म्यूटेटेड होगा? म्यूटेटेड। ये जनाब क्या होगा? एम्पलीफाई हो जाएगा। इसको कहते हैं एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन ऑफ CMYC। एम्पलीफिकेशन स्टैंड फॉर ओवर एक्सप्रेशन। ये नॉर्मल से ज़्यादा काम करने लग जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा, तो इंटरमीडिएट साइज बी सेल की ग्रोथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर इंटरमीडिएट साइज बी सेल की ग्रोथ बढ़ जाए, जो अनकंट्रोल्ड हो, अनरेगुलेटेड हो, उसको हम क्या कहेंगे? बर्केट लिम्फोमा। सो व्हाट इज द जीन विच प्ले रोल फॉर बर्केट लिम्फोमा?
सी मैक जीन। ये MCQs है और इसके अंदर ट्रांसलोकेशन कौन सी है? 814 है। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोलिकुलर सेल लिम्फोमा BCL2 जीन, ठीक है, 1418। मेंटल सेल लिम्फोमा वो क्या था? 1114, उसमें साइक्लिन जीन म्यूटेशन है। बर्केट लिम्फोमा 814 एंड देयर इज सी मैक जीन म्यूटेशन। ये पॉइंट याद रखने हैं। आप लोगों को यहाँ पे एक और चीज़ भी बताता चलूँ, इस डायग्राम के थ्योरी के साथ साइड पे लेके मैक जीन के बारे में ये पॉइंट्स याद रखें। देखें, मैक जीन ये बॉडी में 3 होते हैं। वन इज सी मैक, another is L मैक और N मैक। ये अब लोगों को काम आएंगे एग्जाम में। टोटल जो वेराइटीज है मैक जीन की वो कितनी है? वो 3 हैं। N मैक, L मैक और C मैक, ये 3 जीन्स होती हैं। अगर जनाब ऐसा कंडीशन जिसमें N मैक म्यूटेशन हो जाए, कौन सा? N मैक, तो मैक जीन एम्प्लीफिकेशन तो बर्केट लिम्फोमा है, लेकिन वो सिर्फ कौन सा? सी मैक। अगर कौन सी मैक की म्यूटेशन हो जाए? एन मैक। एन मैक म्यूटेशन से जो कैंसर आता है दैट इज न्यूरोब्लास्टोमा। इसको हम क्या कहते हैं? न्यूरोब्लास्टोमा। एड्रीनल ग्लैंड हमने पढ़ा था कि नहीं? एड्रीनल ग्लैंड के कितने पार्ट्स है? 2, एड्रीनल कार्टेक्स, एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल मेडुला से एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन आती है। अगर एड्रीनल मेडुला से ऐसा कैंसर आ जाए जिसमें एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन बढ़ जाए, स्पेशली इन चिल्ड्रन, इसको न्यूरोब्लास्टोमा कहते हैं। और अगर सेम कैंसर किस में हो जाए? एडल्ट्स में, उसको फियोक्रोमोसाइटोमा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? फियोक्रोमोसाइटोमा। न्यूरोब्लास्टोमा और फियोक्रोमोसाइटोमा में जो डिफरेंस है वो एजेस का है। क्या है? एजेस। तो इसके सामने अगर आप लोग लेके मैलिग्नेंसी ऑफ एड्रीनल मेडुला, मैलिग्नेंसी कैंसर को कहते हैं। मैलिग्नेंसी ऑफ विच पार्ट? एड्रीनल मेडुला इन व्हाट? चिल्ड्रन, इन किड्स या चिल्ड्रन। बड़ों में फियोक्रोमोसाइटोमा, लेकिन दोनों की फीचर क्या है? सेम है, एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन दोनों में बढ़ जाते हैं। जस्ट रिमेंबर फॉर द नेम N फॉर N। N मैक जीन कैन काज न्यूरोब्लास्टोमा। L मैक म्यूटेशन कैन काज लंग कैंसर। ये क्या कराता है? लंग। सो L फॉर L, लंग में भी L आता है और L मैक में भी L आता है। देखिए N फॉर N, N मैक इज न्यूरोब्लास्टोमा, L फॉर L इज यस लंग कैंसर, तो L मैक जीन है। B के बाद क्या होता है? C, तो B के बाद C, B फॉर C, तो दैट इज बर्केट लिम्फोमा। ये क्या होगा? बर्केट लिम्फोमा। समझ गए ये पॉइंट्स के नहीं? ये मैक जीन्स के बारे में। सो वेन एवर देर इज C मैक एम्प्लीफिकेशन a chromosome 8 when transfer the gene to 14, it can cause बर्केट लिम्फोमा। लेकिन L मैक और N मैक अलग कैंसर कराते हैं, लेकिन मैक जीन म्यूटेशन हमेशा कोई ना कोई कैंसर कराएगा। N मैक हुआ तो न्यूरोब्लास्टोमा, L मैक हुआ तो लंग कैंसर, C मैक हुआ तो बर्केट लिम्फोमा। क्लियर है? ओके, बर्केट लिम्फोमा में नेक्स्ट जनाब लेके के लिम्फ नोड बायोप्सी, लिम्फ नोड biopsy will show starry sky appearance। ये दोनों में है, दोनों में लिम्फ नोड अपेयरेंस सेम होगा बायोप्सी पे, लेकिन दोनों की एक्स्ट्रा नोडल टिश्यू अलग अलग इन्वॉल्व होगी। ठीक, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन डिफरेंस है, लेकिन लिम्फ नोड बायोप्सी सेम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। स्टारी स्काई अपेयरेंस, इसका मतलब ये है कि जब हम लिम्फ नोड बायोप्सी लेते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं कि वो लिम्फ नोड हमें, देखिए लिम्फ नोड हमने लिया है, इसकी बायोप्सी एक टिश्यू लिया है लिम्फ नोड, तो ये सारा का सारा जितना लिम्फ नोड है ये किस चीज़ का कैंसर है? बी, इंटरमीडिएट साइज बी सेल। तो इंटरमीडिएट साइज बी सेल ज़्यादा होंगे कि कम? ये इतने ज़्यादा होंगे कि दे विल क्रिएट अ नेट लाइक नेट, ये एक तरह जाल बिछाएंगे, इतने ज़्यादा होंगे प्रोलिफरेट। लिम्फ नोड बायोप्सी में इंटरमीडिएट साइज बी सेल की पॉपुलेशन क्या होगी? ज़्यादा, और वो ज़्यादा पॉपुलेशन हमें ब्लू नज़र आता है। क्या नज़र आता है? ब्लू। ये ब्लूइश कलरेशन ऑन लिम्फ नोड बायोप्सी, ये कौन से साइज बी सेल है? इंटरमीडिएट
बी सेल है कि नहीं, इंटरमीडिएट बी सेल। अब हर एक लिम्फ नोड के अंदर क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस। क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस। तो ये जो स्टार बना रहा हूं ये जगहों पे क्या है, मैक्रोफेजेस। जब इंटरमीडिएट साइज बी सेल पॉपुलेशन में क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, वो मैक्रोफेजेस को खाना शुरू कर देते हैं। मैक्रोफेज लोगों को खाते हैं और मैक्रोफेज को भी कभी कभार लोग ही खाते हैं। इसका मतलब जब इंटरमीडिएट साइज बी सेल का कैंसर हो जाए तो उसमें मैक्रोफेज स्ट्रांग होंगे कि वीक, वीक। इस मैक्रोफेजेस का एक नाम है, इसको टेंगेबल मैक्रोफेजेस कहते हैं। टेंगेबल मैक्रोफेजेस का मतलब ये है कि द मैक्रोफेज बिकम टेंगेबल, वेरी वेरी वीक, वेरी वेरी फ्रेजाइल, ये बहुत वीक हो जाते हैं। हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोज में ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट मैंने बताया था, फ्रेजाइल मीन वीक। तो टेंगेबल, टेंगेबल इज द वर्ड देयर कम इन द एग्जाम एंड बहुत से लोगों को नहीं पता होता वर्ड टेंगेबल। टेंगेबल इज अ मेडिकल वर्ड यूज फॉर वीकनेस। ये किसके लिए यूज होता है, वीक। तो जब मैक्रोफेज वीक होगा, इधर सुन लें, ये मैक्रोफेज अगर वीक हुआ तो ये खत्म हो जाएगा। तो जब ये खत्म होगा तो उसकी जगह पे, इसकी जगह पे एक एम्प्टी स्पेस पैदा होगा कि नहीं, ये भी खत्म हो जाएगा ना, ये भी एम्प्टी स्पेस देगा कि नहीं। सुन ले, ये जो ब्लैक बना रहा हूं ये कौन सा स्पेस है, जो जहां पे पहले क्या था और यहां पे भी था ना, यहां पे भी पहले क्या था, मैक्रोफेज। यहां जगह जगह से मैक्रोफेज क्या होंगे, खत्म। अब क्वेश्चन ये है, डॉक्टर ने कहा ये जो पूरा पॉपुलेशन है ये किसने बनाया है, इंटरमीडिएट साइज बी सेल, और वो हमें क्या दिख रहा है, ब्लू। सो ब्लू इज द स्काई, ब्लू इज द स्काई, जिसके बीच में से किस चीज की डिप्लीशन हुई है, मैक्रोफेज। दे एक्ट एज अ स्टार, इसको स्टार स्काई अपीयरेंस लिम्फ नोड बायोप्सी कहते हैं। क्लियर है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि जब लिम्फ नोड की टिश्यू हमने लिए तो उसमें इंटरमीडिएट साइज बी सेल इतने बड़े थे कि उसने पूरा आसमान जैसा जो है ना पूरा जाल बिछाया था स्काई की तरह, और वो हमें क्या नजर आते, ब्लू। तो इंटरमीडिएट साइज बी सेल की पॉपुलेशन को आप स्काई ले लें, और इसके बीच में से क्या चीजें हैं, मैक्रोफेजेस जो खत्म हुए हैं, और वो जगह हमें दिख रहे लाइक अ स्टार इन द स्काई। इसलिए लिम्फ नोड बायोप्सी का नाम क्या है, स्टार स्काई अपीयरेंस है। अब क्लियर है कि नहीं। तो स्टार स्काई अपीयरेंस जब भी एग्जाम में आएगा so that will be a classical case of which lymphoma, Burkitt lymphoma। ठीक है, ये इसके मेन पॉइंट्स है। और Burkitt lymphoma का लास्ट MCQ लेके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद एप्स्टीन बार वायरस, एप्स्टीन बार वायरस। इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद एप्स्टीन बार वायरस, EBV। ठीक है, इसका मतलब कि जिस पेशेंट को बर्किट लिम्फोमा हो उन लोगों के अंदर किस वायरस की इन्फेक्शन होगी, एप्स्टीन बार वायरस। एप्स्टीन बार वायरस क्या कराता है, इट कैन काज माइल्ड सोर थ्रोट, कैन काज इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेरिंग्स, फेरिंजाइटिस कराता है। इट कैन काज इन्फ्लेमेशन ऑफ द टॉन्सिल्स, टॉन्सिलाइटिस कराता है। इफ दिस वायरस बिकम म्यूटेटेड इट कैन काज इवन कैंसर, बर्किट लिम्फोमा। तो ये बहुत माइल्ड इन्फेक्शन से लेके कैंसर तक चीजें करा सकती है। सो इट इज ऑन्कोजेनिक वायरस। ये कौन सा है, ऑन्कोजेनिक, कैंसर काजिंग वायरस इज कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरस। क्लियर है जी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ दें। तो बर्किट लिम्फोमा की 4 पॉइंट लाइन याद रखें। इंटरमीडिएट साइज बी सेल लिम्फोमा इज बर्किट लिम्फोमा, 8-14 ट्रांसलोकेशन इज बर्किट लिम्फोमा, C-MAC एम्प्लीफिकेशन इज, हाँ जी, बर्किट लिम्फोमा। फिर स्टार स्काई अपीयरेंस इज बर्किट लिम्फोमा, और एप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शन इज सीन इन बर्किट लिम्फोमा। ये 5 लाइन जो मैंने बताई है ये हर जगह पे एग्जाम में शो होते हैं, तो इसको आप लोगों ने याद रखना है। क्लियर है। बर्किट लिम्फोमा, इसकी जो लेके ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंटेशन, कि पेशेंट की प्रेजेंटेशन क्या है, ट्रीटमेंट हम उस पर डिसाइड करते हैं कि मतलब पेशेंट किस स्टेज में है किस में नहीं है। तो लेके ट्रीटमेंट प्लान डिपेंड अपॉन द प्रेजेंटेशन ऑफ बर्किट लिम्फोमा। तो ये साथ में लेके हम ट्रीटमेंट नहीं कह सकते, वो तब हम कहते हैं जब पेशेंट आता है, तो पेशेंट को देख के हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि उसको क्या देना है क्या नहीं देना। सो ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंटेशन ऑफ द पेशेंट इन स्टेज ऑफ द लिम्फोमा। स्टेज क्या है, स्प्रेड हुआ है कि नहीं हुआ है, कौन सी एरिया इन्वॉल्व है, एब्डोमेन इन्वॉल्व है या जा इन्वॉल्वमेंट है। तो सबकी ट्रीटमेंट अप्रोच क्या है, वो डिफरेंट है। ये बर्किट लिम्फोमा क्लियर हुआ कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में जितने भी लिम्फोमा है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लिम्फोमा बर्किट लिम्फोमा है।
ठीक है। ओके, इसको लोग जनाब क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी वार्ड में